TCS मैंने ज्वाइन करा था 2021 में। तो ज्वाइन करने के ही 6-7 महीने बाद मैंने देख रहा हूँ कि मतलब Tier 3 कॉलेजेस से ही कोई लोग मतलब बड़े बड़े कंपनीज में जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ये सब, पेपाल। मेरा भी एक लाइक था ड्रीम कि मैं भी बड़े कंपनी में स्विच करूँ, क्योंकि मुझे भी लगता था कि आई कैन क्लियर DSA एंड सिस्टम डिजाइन राउंड। सब कुछ छोड़ दिया इन 2024 लास्ट ईयर। उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करा, स्टार्टिंग से मतलब एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं लाइक डीएसए वगैरह कुछ भी एंड आप उसको बीच में छोड़ देते हैं तो फिर एकदम से सब चीज खत्म हो जाती है। जब मैंने स्टार्ट करा था फिर से DSA, लाइक आई हैड ऑलरेडी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी बनाए थे, बट उस टाइम जब मैं स्टार्ट करा था तो लग रहा था एकदम न्यू है। एक बार आप छोड़ देते हो प्रैक्टिस करना तो फिर मतलब वो सारे माइंड से सारा चीज निकल जाता है धीरे धीरे। तो DSA के केस में तो ये बहुत ज्यादा है। 9 to 5 की प्रॉपर एक फुल टाइम जॉब है, उसके साथ साथ आपने प्रिपरेशन कैसे मैनेज करी अपनी? कहने का वो 9 to 5 है, कभी कभी 9 to 7, 8, 9, रात को 11 बजे भी बहुत सारी मीटिंग्स हुआ करती थी। उस टाइम भी हैंडल करना पड़ता है, मैनेज अगर करना है तो यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। अराउंड मुझे 5 महीने 4 महीने लगे पूरे फिर से प्रिपेयर करने में। 2 महीने मैंने DSA करा, देन अराउंड 1-1.5 महीने मैंने सिस्टम डिजाइन वगैरह करा, एंड देन जावा, स्प्रिंग बूट, रिएक्ट, जो भी टेक्नोलॉजीज है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह, मिनी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे। क्या टीसीएस के टैग की वजह से आपको कुछ डिफिकल्टी आई, रिजेक्शंस आए? TCS के वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज मैंने देखा है। कहीं तो रिक्रूटर ऐसा बोल देते थे कि तुम सर्विस बेस्ड कंपनी से हो तो तुम्हें कोडिंग तो आती ही नहीं होगी। मोस्टली रिक्रूटर्स कॉल कट कर देते हैं ये सुन के कि आपका 90 डेज नोटिस पीरियड है। अच्छा, फाइनली जब आपने टीसीएस से पेपैल क्रैक किया और इतना अच्छा आपको ऑफर मिला तो हाउ डिड यू फील? इसके लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन करा था एंड बहुत मेहनत करी थी, तो इट वाज लाइक वर्थ इट इन द एंड। वेयर एवर यू आर, आप चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी में हो या फिर आप एक Tier 3 कॉलेज में हो, तो डोंट लेट योर प्रेजेंट सिचुएशन डिफाइन व्हाट यू आर। आप में वो कैपेबिलिटी तो होगी, बस आपको बिलीव चाहिए। एक 30-40 LPA की जॉब क्रैक करना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन Tier 3 कॉलेज की वजह से कई बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, कंपनीज विजिट नहीं करती कैंपस में, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड इन स्टूडेंट्स के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह जाता है, दैट इज टू ज्वाइन सर्विस बेस्ड कंपनीज जो कि मासेस में रिक्रूट करती हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर। लेकिन यहाँ पर पैकेज थोड़ा कम मिलता है, 3.5 लाख, 5 लाख, हद से हद मिल गया तो 7-8 लाख का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है इसमें से बहुत सारे मेहनती लोग जो कि अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं, वो 1-2 साल बाद एक बहुत ही अच्छी कंपनी क्रैक करते हैं विद 30-40 LPA पैकेज, इवन 50 LPA पैकेज। आज हमारे पास ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे साथ आज मनीष हैं जिन्होंने TCS ज्वाइन किया, TCS में काम किया एंड साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन करी, जॉब हंट किया, रिज्यूमे बिल्ड किया, प्रोजेक्ट्स बनाए एंड पेपैल क्रैक किया। तो चलिए जानते हैं मनीष से उनकी पूरी स्टोरी। उन्होंने TCS में किस प्रोजेक्ट पे काम किया, सपोर्ट प्रोजेक्ट थे या फिर डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स थे, बेंच पीरियड था या नहीं था, हाउ डिड ही मैनेज हिज 90 डेज नोटिस पीरियड, एंड उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे, रिज्यूमे कैसे बनाया, टाइम कैसे मैनेज किया, और इस मार्केट सिनेरियो में उन्होंने इतना अच्छा ऑफर कैसे क्रैक किया। तो पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग पॉडकास्ट को एंड तक देखना एंड ट्राई टू लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग दैट मनीष इज टेलिंग यू, बिकॉज ये जर्नी आप में से कई सारे लोगों की हो सकती है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चाहते हैं ऐसी और पॉडकास्ट आती रहें तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप में से किसी के पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मैं आपको एक फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप लोग फिल कर सकते हैं एंड आप भी हमारे चैनल पे आ सकते हैं। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हाय मनीष, हाउ आर यू? हाय फराज, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। तो मनीष, हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करें इससे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। ठीक है फराज, मेरा नाम मनीष शर्मा है एंड मैं रांची का रहने वाला हूँ। मैंने स्कूलिंग रांची से करी है एंड उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करा है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता से, एंड मेरा ब्रांच था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड इसके अलावा मेरी तकरीबन मुझे 3.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है IT फील्ड में, एंड मैंने अभी रिसेंटली पेपाल ज्वाइन करा है लास्ट 1 मंथ से। सो या दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन क्लास। ओके मनीष, ग्रेट। तो बेसिकली आपने TCS से पेपैल में स्विच किया है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको कितना हाइक मिला है इस स्विच में? फराज, लाइक मेरे को अराउंड, अगर मैं CTC बताऊँ तो मेरे को 500% हाइक मिला है। इट इज़ लाइक अराउंड 5 times what माई CTC was, so it is into 5।
ठीक है, अब लोग कैलकुलेशन लगा लेंगे क्योंकि उनको पता है कि टीसीएस में कितना ऑफर किया जाता है। Yeah. बाकी आपने टीसीएस का ऑफर कैसे निकाला था? लाइक कॉलेज का प्लेसमेंट ऑफर था, ये कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस था, और किस रोल पे, किस प्रोफाइल पे आपने टीसीएस ज्वाइन किया था? हाँ फराज, सो इट वाज लाइक मैंने इसको कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही निकाला था। दैट टाइम देयर वाज कोविड एंड ऑल, सो टीसीएस हमारी कंपनी में आती हमारी कॉलेज में आती है प्लेसमेंट्स के लिए। सो बेसिकली दो रोल्स के लिए आती है, एक निंजा एक डिजिटल। सो मैंने डिजिटल प्रोफाइल से ज्वाइन किया था। इट वाज लाइक कैंपस प्लेसमेंट एंड या सो मैंने 2021 में ज्वाइनिंग करी थी एंड आई क्लियर्ड इट एज इन माई कैंपस प्लेसमेंट्स। ओके, एंड पेपल आपने कितने महीने पहले निकाला है? लाइक विच मंथ ऑफ 2025? इट इज लाइक मेरे इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो गए थे अराउंड फरवरी, बट मेरे को ऑफर्स आ गए थे, लाइक ऑफर्स आने में टाइम लग गया था, अराउंड मार्च तक मेरे को ऑफर्स आ गए थे। अच्छा, तो काफ़ी रीसेंट एक्सपीरियंस है, यानी कि जो अभी टेक सिनेरियो चल रहा है जहाँ पर लोगों को लगता है कि जॉब्स थोड़ा सा लेना मुश्किल हो रही हैं बिकॉज ऑफ ऑल द कंपटीशन, बिकॉज ऑफ एआई एंड व्हाट्सोएवर, बहुत सारे रीजंस हैं जो लोग देते हैं। तो आपकी जर्नी काफ़ी यूज़फुल रहेगी इस सिनेरियो में बताने के लिए कि भाई किस तरीके से प्लेसमेंट, एक अच्छी प्लेसमेंट निकाली जाए, वो भी एक सर्विस बेस्ड कंपनी से आते हुए। ठीक है, तो हम लोग उसमें चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा टीसीएस का, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाइक डिजिटल प्रोफाइल पे आपको काम कैसा मिला? हाँ फराज, सो डिजिटल प्रोफाइल मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ गुड टू स्टार्ट विथ इन टी सी एस। लाइक देर आर टू प्रोफाइल्स एज आई सेड, लाइक निंजा एंड डिजिटल। सो डिजिटल इज़ गुड एक्चुअली, यू विल गेट मोर डेवलपमेंट वर्क। एंड मुझे जो मैंने दो प्रोजेक्ट्स में काम करे थे टी सी एस में, एंड थैंकफुली मेरा दोनों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स था। एंड वर्क कल्चर की बात करूँ तो वर्क कल्चर इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप एक फ्रेशर हो तो देर इज़ लॉट टू लर्न इन टी सी एस। एंड अगर आप हाँ थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट होता है, तो वो चीज़ है सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में ऑब्वियसली होता ही है। बट एक तरीके से वर्क कल्चर अच्छा है अगर आपको लर्न करना है तो, बट इट इज़ नॉट गुड टू लाइक स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रमोशंस वगैरह थोड़े से लाइक मैं बात करूँ उसकी तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल ही है अराउंड। आपको ए बैंड में भी आपको ज़्यादा हाइक्स नहीं मिल पाती हैं, तो इट इज़ लाइक दैट। ओके, तो बेसिकली डिजिटल प्रोफाइल होती है, निंजा प्रोफाइल होती है। निंजा प्रोफाइल में शायद 3.5 लाख का पैकेज है, 3.6 के आसपास का। जो डिजिटल है उसमें 7.5 के आसपास का इनिशियल पैकेज मिलता है, राइट? तो आपको 7.5 लाख का पैकेज मिला था इसमें। हाँ, मेरे को 7.6 LPA का पैकेज मिला था उस टाइम। ओके, अब तो प्राइम प्रोफाइल भी आ गई जिसमें और अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, लाइक 9.5 मिलता है शायद एक बीटेक वाले को। और यस बताइए। इसमें फराज लाइक देयर इज वन इनोवेटर प्रोफाइल भी है। इनोवेटर या प्राइम मतलब लाइक एक ही है, तो शायद 10 LPA 11 LPA का ऐसा है उसमें, तो Tier 3 से वो भी मिलते हैं। बट मोस्टली लाइक जब उस टाइम तो मोस्टली ऐसा था कि NITs वगैरह से हायर करते हैं वो लोग प्राइम या इनोवेटर्स के लिए। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, Tier 3 कॉलेजेस से टीसीएस टारगेट करते हैं और वो टीसीएस की निंजा प्रोफाइल निकालते हैं। तो एक बार अगर आपने टीसीएस निंजा के थ्रू ज्वाइन कर लिया, फिर आप क्या डिजिटल में अपनी प्रोफाइल अपग्रेड कर सकते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा सुना हुआ है, तो अगर आपको पता हो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहो तो आप अपने को एज अ निंजा अगर आपने ज्वाइन करा है, देन आप अपने आप को डिजिटल भी कन्वर्ट कर सकते हो। बिकॉज उसमें लाइक TCS का अपना एक माइलस्टोन होता है, तो वो अगर आप कंप्लीट करते हो देन यू कैन अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन। अगर आप उस एग्जामिनेशन को कंप्लीट करते हो देन आपकी प्रोफाइल बढ़ जाती है। तो अगर आप एज अ निंजा ज्वाइन करे हो, आपके पास ऑफर रहता है डिजिटल ज्वाइन करने का, मतलब डिजिटल में अपने आप को चेंज करने का। एंड अगर आपने डिजिटल भी ज्वाइन करा है देन आपके पास वो ऑफर होता है कि आप प्राइम या इनोवेटर जैसे हमने बात करा, वो भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप वो काफ़ी उसके एग्जामिनेशंस क्लियर करने पड़ते हैं एंड कोर्सेज रहते हैं उसके। कूल, ठीक है। जब आपने टीसीएस छोड़ा था, लगभग 3 साल आपने काम किया टीसीएस में, तो इन 3 साल में कितना हाइक मिला आपको? हाइक की बात करूं मैं फराज, तो लाइक एकदम नेग्लिजिबल था। लाइक अभी जब मैं सर्च कर रहा था, मैंने सारे जगह इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो लोग मतलब रिक्रूटर्स पूछ रहे थे कि उन्हें लगा मैंने 3 पे ज्वाइन करा है एंड अब जाके इतना हुआ है पैकेज। तो मैं कैसे बताऊं कि मैंने उतना पे ही ज्वाइन करा है एंड बहुत नेग्लिजिबल हाइक था। तो इट वाज लाइक लेस देन इवन 1 LPA इन ऑल द 3 years। अच्छा, आपका 8.5 भी नहीं हो पाया सही से? नहीं। ओके, मुझे लगता है कि हाइक्स पे ना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वरना फिर इस तरीके से ही लोग दूसरी कंपनी टारगेट करना स्टार्ट करते रहेंगे। बट अच्छा है, आपने अभी काफ़ी अच्छा पैकेज लिया, 5 गुना आपको हाइक मिली है वहाँ पर। तो ठीक है, जर्नी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़, लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी में एक बेंच पीरियड बहुत फेमस होता है, तो क्या कभी आपने बेंच पीरियड एक्सपीरियंस किया है?
जी हाँ, बिल्कुल, मैंने बेंच पीरियड एक्सपीरियंस किया है एंड मुझे लगता है अगर आप एक टीसीएस जैसी कंपनी में हो तो सबको बेंच पीरियड तो फिर कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। तो बेंच पीरियड मेरे पास भी आया, मैंने भी फेस करा। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करे थे, तो बेसिकली जब मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड हुआ था तो आई वाज़ इन द बेंच फॉर अराउंड 2 मंथ्स। सो इट वाज़ काइंड ऑफ गुड। यू कैन देयर इज़ मतलब आपको कुछ करना नहीं है, जाके बस रिपोर्ट करना है आरएनजी को and you will be getting salary at the end of the month, but हाँ, they will try to force you into a project which is not based on your tech skills. सो ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप जल्दी से जल्दी एक अच्छा प्रोजेक्ट ले लो, बट अगर आप बेंच पे हो जब तक तब तक आपको यू आर गेटिंग फ्री सैलरी, काइंड ऑफ हनीमून पीरियड वी कैन से। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग उसको हनीमून की तरह मना लेते हैं, कुछ लोग उसमें प्रिपरेशन करके दूसरी जॉब क्रैक कर लेते हैं, जैसे कि आपने करी है, राइट? एग्जैक्टली। हाँ हाँ हाँ। यस स्वरा, सो मैंने उस टाइम भी मैंने बेंच पे 2 महीना मैं जब रहा था, तो उस टाइम मेरे को ज़्यादा मैं एक्सपोजर नहीं था। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा फ्रंट एंड बेस्ड था एंड ज़्यादा इट वाज द टेक स्किल विच आई यूज देयर, तो वो इंटरनल टेक स्टैक था। तो स्प्रिंग बूट वगैरह मेरे लिए बहुत न्यू था। ये सब जावा तो मैंने यूज़ कर रहा था, रिएक्ट यूज़ कर रहा था, बट स्प्रिंग बूट वगैरह मेरे लिए काफ़ी न्यू था। तो उन सब चीज़ों को सीखने के लिए मुझे और टाइम लगा। तो हाँ, मैंने जो बेंच पीरियड यूटिलाइज़ करा इन अ वे टू लर्न अदर टेक्नोलॉजीज़ एंड उसके बाद मैंने नोटिस पीरियड जो थी तो उसमें मैंने ज़्यादा स्विच का देखा। हाँ, 90 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट करता है रिक्रूटर्स के लिए। जब वो देखते हैं कि 90 दिन का नोटिस पीरियड है, तो हायर नहीं करते हैं कई बार। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, एक-एक करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टीसीएस का ना मुझे आप थोड़ा-सा टेक स्टैक भी बता दीजिए कि आपने किन-किन चीज़ों पे काम किया है? कौन से टेक स्टैक आपने वहाँ पर सीखे हैं? तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जावा पे काम करा है, स्प्रिंग बूट पे काम करा है। अभी मेरी जो सेकंड प्रोजेक्ट थी टीसीएस ओमनी स्टोर, उसमें मैंने जावा, स्प्रिंग बूट, रिएक्ट जेएस एंड एक काइंड ऑफ फुल स्टैक रोल था। एंड इसके अलावा एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, जेक्वेरी, ये सारे टेक स्टैक्स थे। आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर आप भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहते हैं एंड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो बॉस कोडर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेकर के आया है। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्रोग्राम अलॉन्ग विद द वॉक थ्रू ऑफ द पोर्टल। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिलेगा डिजाइन्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी प्रोग्रेस। आपको यहाँ रेगुलर 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, जो अपने हिसाब से आप किसी भी टाइम पे शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस तो होती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से कन्वीनियंटली किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। द लुक्स एंड फील ऑफ द पोर्टल इज ग्रेट, विच गिव्स एन अमेजिंग यूजर एक्सपीरियंस। बट यार, लर्निंग तो ठीक है, लेकिन आप ये टेस्ट कैसे करेंगे कि इफ़ यू आर एक्चुअली लर्निंग और नॉट? तो यहाँ पर आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड टेस्ट दिए जाते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे उनको मॉनिटर किया जाता है। इंटरव्यूज प्रिपरेशन के लिए मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं एंड रिज्यूमे बिल्डिंग कराई जाती है। यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू अ पीयर कम्युनिटी विद मोर देन 2000 लर्नर्स ऑफ सिमिलर बैकग्राउंड विच आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो चेक आउट बॉस कोडर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है मनीष, अब हम लोग अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मिथ बस्टर राउंड है। बहुत सारे मिथ इस तरीके से सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में लोग सोचते हैं, तो एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना कि ये फैक्ट है या मिथ है। ठीक है, एक रीजन भी दे देना उसके साथ साथ। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करते। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि टीसीएस में सिर्फ सपोर्ट का काम मिलता है, एक्चुअल डेव का काम नहीं मिलता। ये एक मिथ है बिकॉज मैंने तो काम करा है टीसीएस में एंड मुझे दोनों प्रोजेक्ट मिले थे, दोनों डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से। तो ऐसा नहीं कि आपको बस सपोर्ट का काम मिलेगा, आपको डेवलपमेंट का भी काम मिलेगा। अगर किसी को सपोर्ट का काम मिल जाए, और सपोर्ट का काम इसलिए थोड़ा सा लोग अच्छा नहीं मानते क्योंकि फिर नेक्स्ट कंपनी में स्विच करना मुश्किल होता है, स्किल्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते हो अगर सपोर्ट मेंटेनेंस का काम मिल गया है तो अगर किसी को मिल गया है ऐसा काम 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो उससे किस तरीके से बाहर निकल सकता है, कैसे डेवलपमेंट का काम ले सकता है? कुछ आइडिया इस पे है आपको? हाँ, तो अगर आपको सपोर्ट का काम मिल भी गया है, अगर मे बी मिल गया अगर, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपको उसके अलावा अगर आप चाह रहे हो एक डेव के रोल में स्विच करने का, तो यू हैव टू अगर आपको प्रोजेक्ट में वो सब टेक स्टैक नहीं मिल पा रहा, तो आप अलग से भी सीख सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं अवेलेबल ऑनलाइन यूट्यूब पे और यूडेमी पे, तो आप अपना लर्निंग कर सकते हो उस टेक स्टैक के लिए। ठीक है, एंड अगर आपको चेंज करना है इंटरनल प्रोजेक्ट, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको अपने मैनेजर से जाके बात करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू कन्वे टू हिम और हर दैट कि आपको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आ रही है, तो आप अपनी बात कर सकते हो। बट हाँ, ऐसा है कि आपको सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल गया तो ऐसा नहीं कि आप स्टक हो जाओगे। देयर आर ऑलवेज बेटर वेज टू गेट थ्रू इट।
ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैनेजर एकदम टेढ़ा हुआ कि भाई दे नहीं रहा काम, तो उस केस में क्या करना चाहिए? मतलब होते हैं ना कई कई मैनेजर कि भाई जो दिया है चुपचाप वो कर ले। वैसा होता है फराज, बट या अगर मैं अपनी बात करूँ तो टीसीएस में ये एक चीज़ है कि अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, मतलब लाइक मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा, बट हाँ मैंने देखा है बहुत लोगों को कि अगर आपको उस टाइप का काम नहीं मिल पा रहा है, जिस टाइप का काम चाहिए, लाइक आपको डेवलपमेंट में काम चाहिए बट आपको नहीं मिल पा रहा है, देन यू कैन प्रोटेस्ट टू अ सर्टेन वे, लाइक आई कैन से दैट आप एचआर से जाके बात कर सकते हो, आप एचआर से जाके बात कर सकते हो, तो आप थोड़े लेवल पे जा सकते हो, ऊपर लेवल पे। ओके तो ओके। तो ऐसा कर सकते हो आप। ओके ओके गॉट इट। तो भाई ये काम अपने रिस्क पे करना, ठीक है? कहीं आगे फिर आप मनीष को मेरे को ब्लेम करो कि आपने कहा था प्रोटेस्ट करने के लिए, हमने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कंपनी से निकाल दिया। तो जी हाँ, लाइक पहला स्टेप तो यही रहेगा कि आप अपने मैनेजर से जाके बात करो, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो कि हाँ लाइक दिस इज़ डिफरेंट देन व्हाट आई एस्पायर टू बिकम, एंड माय प्रायोरिटी, लाइक माय एस्पिरेशंस आर डिफरेंट। सो आप अपने मैनेजर से कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड अगर बहुत एक्सट्रीम केस है, अगर मैनेजर टेढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो जाके आप फिर अपर लेवल पे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है ठीक है, काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है आपने। तो चलिए सेकंड मिथ की तरफ चलते हैं। दूसरी मिथ ये है कि भाई सर्विस बेस्ड कंपनी में जो भी जाता है ना, उसको वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइक स्विच करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरी कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये किस हद तक सच है? ये बहुत लाइक ये एक लेवल तक सच है फराज, क्योंकि अभी जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं जब स्विच कर रहा था देन आई ऑल्सो फेस्ड, मतलब बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आए थे, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में था। तो ये चीज़ सही है, मतलब कि प्रॉब्लम्स तो होती है, अगर आप सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड, बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज में जाना चाहते हो, देन प्रॉब्लम आएंगी आपको, मतलब कभी रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा आपका, कभी आपको घोस्ट कर दिए जाओगे, रिप्लाईज नहीं आएंगे, तो ऐसा बात होता है। बट हाँ, अगर आप में विल पावर है देन यू कैन डेफिनेटली, यू कैन ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अनटिल अनलेस यू सक्सीड। ओके ओके ठीक है, चलिए वो तो आप हमें बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर रिज्यूमे में टीसीएस लिखा होता है तो रिक्रूटर्स उस रिज्यूमे को इग्नोर कर देते हैं। तो आपके क्या रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में भी ऐसा कुछ इशू आया था? जी हाँ फराज, लाइक ये बात बहुत सही है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बस टीसीएस के केस में, ये सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज के केस में, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, एक्सेंचर एंड अदर कंपनीज एज वेल। तो एक रिक्रूटर का एक माइंडसेट हो जाता है कि यू हैव टू लाइक, मतलब आप सर्विस बेस्ड कंपनी से हो तो आपको कोडिंग में उतना काम नहीं मिला होगा, आपको सपोर्ट का ज़्यादा काम मिला होगा, तो ये बैरियर्स आते हैं, तो इग्नोर होता है, वो डेफिनेटली होता है इग्नोर। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कहीं दूसरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करोगे, देन इट इज़ वेरी हाई चांसेस कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो। ओके ओके गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट मिथ है हमारी कि बेंच पीरियड जैसी चीज़ देख के लोगों को अक्सर ये लगता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में तो मज़े ही मज़े हैं, 4-5 महीने बेंच पे रहूँगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में सर्विस बेस्ड कंपनी में काफ़ी हेक्टिक चीज़ें भी हो जाती हैं। लाइक कई बार हेक्टिक शेड्यूल होता है, नाइट शिफ्ट लगती हैं, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि आसान है काम करना या मुश्किल है, हेक्टिक है या बहुत ही चिल है लाइफ? ना ना, चिल तो एकदम नहीं है, मतलब ऐसा मैंने फेस किया है। जैसे बेंच पीरियड में आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ा चिल है बेंच पीरियड में, बट अगर आप एक बार प्रोजेक्ट में हो तो वर्क प्रेशर रहेगा ही, एंड काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट भी मैंने देखी है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से चिल, यू हैव टू लाइक, कभी कभी नाइट में काम करना पड़ता है, कभी वीकेंड्स में भी काम करना पड़ता है आपको, एंड तो वैसा है, कभी कभी लीव्स के लिए भी तो सोचना पड़ता है, तो मतलब ऐसा है कि थोड़ा वर्क प्रेशर तो रहेगा ही। एंड कभी कभी डिलीवरीज हो रहे हैं रात रात भर, तो 11-12 बजे तक भी मैंने देखा है कि कॉल पे रहे हैं लोग, मैं खुद रहा हूँ, तो ऐसा है, होता है कि लाइक वर्क प्रेशर इज देयर। ओके ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग ऑल द मिथ्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है मनीष, तो चलिए अब आपकी स्विच की जर्नी पे आते हैं। तो आपने पहली बात तो स्विच का कब सोचा, और वो ऐसे कौन सी रीजंस थे जिसकी वजह से आपने सोचा कि अब मुझे स्विच कर लेना चाहिए यहाँ से? फराज, तो मैंने ज्वाइन करा था ये टीसीएस, मैंने ज्वाइन करा था 2021 में, तो ज्वाइन करने के ही 6-7 महीने बाद मैंने देख रहा हूँ कि मतलब Tier 3 कॉलेजेस से ही कोई लोग मतलब बड़े बड़े कंपनीज़ में जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, ये सब, पेपाल। तो मेरा भी एक लाइक था ड्रीम कि मैं भी बड़े कंपनी में स्विच करूँ, क्योंकि मुझे भी लगता था कि आई कैन क्लियर डीएसए एंड सिस्टम डिज़ाइन राउंड, बट हाँ उस केस में फिर मैंने लाइक कॉलेज में मेरी उतनी प्रिपरेशन रही नहीं थी। जीएफजी पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो डीसीएस डिजिटल के लिए एनफ था, बट बड़े कंपनीज़ के लिए मैंने एज सच कोई प्रिपरेशन स्पेसिफिक नहीं करा था। तो फिर मैंने स्टार्ट करा प्रिपरेशंस, तो 6-7 महीने के बाद मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिया, बट हाँ 2023 के अराउंड फिर मतलब मैंने कॉल्स भी आने चालू हुए, रेफरल्स के थ्रू भी अप्लाई करा कहीं कहीं,
बट उस टाइम ऐसा था कि 90 डेज़ नोटिस पीरियड वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस था, तो वो उस चीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो गया। एंड फिर 2023 में कुछ पर्सनल चीज़ें भी थी एंड बहुत डाउन टाइम चल रहा था एंड रिसेशन भी आ गया था मार्केट में। तो ऐसा था कि फिर मैंने एकदम से छोड़ दिया सब कुछ एंड मतलब एकदम से ही, सब कुछ छोड़ दिया। देन 2024 लास्ट ईयर जुलाई, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करा स्टार्टिंग से, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं लाइक डीएसए वगैरह कुछ भी एंड आप उसको बीच में छोड़ देते हैं तो फिर एकदम से सब चीज़ खत्म हो जाती है राइट, लाइक इट बिकम्स जीरो एट द एंड अगर आप बहुत लंबा गैप ले लेते हैं। तो आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी क्या? एग्जैक्टली, लाइक 2024 में मैं बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था फिर से डीएसए, लाइक आई हैड ऑलरेडी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी बनाए थे, बट उस टाइम जब मैं स्टार्ट करा था तो लग रहा था एकदम न्यू है ऐसा लग रहा था। क्योंकि एक बार आप छोड़ देते हो प्रैक्टिस करना तो फिर मतलब वो सारे माइंड से सारा चीज़ निकल जाता है धीरे धीरे। तो डीएसए के केस में तो ये बहुत ज़्यादा है कि आपको सही से मतलब मिल नहीं पाता है वो ग्रैब। अगर आपको उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, आप इनकंसिस्टेंट होके कभी नहीं कर पाओगे ये चीज़। ठीक है, तो मनीष आप ऑफिस जाते थे या वर्क फ्रॉम होम करते थे? तो ये फराज, मैं वर्क फ्रॉम होम, मैंने इनिशियली जब टीसीएस ज्वाइन करा था वो 1.5 साल मैंने तकरीबन वर्क फ्रॉम होम किया था। देन आई मूव टू बैंगलोर एंड उसके बाद फिर से मतलब 1 साल के अराउंड मैंने बैंगलोर में ऑफिस से ही ज्वाइन करा। बट लास्ट ईयर मेरे को डेंगू हो गया था, तो वो उसके कारण मुझे होम टाउन शिफ्ट होना पड़ा। तो लास्ट जो मैं बता रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन जर्नी पूरी मैंने वर्क फ्रॉम होम ही करी थी उस टाइम। अच्छा दैट्स गुड। ठीक है बट स्टिल काम तो होता होगा राइट, 9 to 5 की प्रॉपर एक फुल टाइम जॉब है, उसके साथ साथ आपने प्रिपरेशन कैसे मैनेज करी अपनी? वो फराज कहने का वो 9 to 5 है, कभी कभी 9 to 7 8 9, रात रात को 11 बजे भी बहुत सारी मीटिंग्स हुआ करती थी उस टाइम भी, जब वर्क फ्रॉम होम भी था। तो ऐसा था कि लाइक हैंडल करना पड़ता है, मैनेज अगर करना है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट। तो मैंने भी मतलब बहुत सारा, जब एक जॉब खत्म हो रहा है देन मतलब मैंने ब्रेक लिया, एक शॉर्ट ब्रेक, एंड देन वापस से आई गेट बैक टू माई स्टडीज़। सो ऐसा था कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, मतलब लाइक फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो उतना फ्रेंडशिप से दूर था मैं उस फेज़ में। एंड देन लाइक मतलब मैं मोस्टली मैनेज करने के लिए मतलब स्टडीज़ पे ही फोकस कर रहा था मैं। ठीक है, थोड़ा और डिस्क्राइब करो उसके बारे में, लाइक दिन का पूरा शेड्यूल क्या रहता था, किस टाइम तक ऑफिस चलता था, देन एक्सट्रीम केसेस में कब तक खिंचता था ऑफिस, फिर कैसे आप टाइम मैनेज करते थे, वो बताइए। ओके, तो मेरा शेड्यूल मैंने मतलब कर रखा था कि हाँ ये चीज़ करनी है एक दिन, एंड अगले दिन भी सेम चीज़ रिपीट करनी है, एंड अगले दिन भी। तो ऐसा था कि मतलब एक रेगुलर डे मंडे को मैंने स्टार्ट करा, तो 8 9 बजे के अराउंड मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। एंड मैं उसके बाद मेरा जॉब मतलब 10 से स्टार्ट होता था वो। तो उससे पहले मतलब 9 से 10 के बीच में मैं 1 घंटे रखता था कि एंटरटेन भी कुछ हो जाऊँ। तो उस वजह से मैं एनिमे वगैरह देख लेता था 9 से 10 सुबह। एंड देन उसके बाद 10 से स्टार्ट करता था मैं अपना जॉब, एंड ट्राई करता था कि मतलब बीच में जो लंच ब्रेक होता था तो उसमें मैं एक मॉक इंटरव्यू भी दे दिया करता था, लाइक मॉक LLD या HLD कुछ भी। एंड देन शाम को जब जॉब ख़त्म हुई 7 8 बजे, कभी वो डिफ़र करता था टाइम। बट उसके बाद मतलब लाइक एक बार मैं पढ़ने बैठ गया रात को डिनर के बाद, देन 4 5 घंटे, कभी 6 घंटे भी। तो ऐसा चलता था कि मतलब कभी डीएसए पहले मैंने स्टार्ट करा एंड डीएसए ही करा कुछ महीने, एंड देन उसके बाद LLD HLD एंड बाकी सारी चीज़ें। ठीक है बढ़िया। तो आपने जो टॉपिक्स पढ़े लाइक डीएसए एलएलडी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर बनाए हो तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपने क्या क्या कवर किया फॉर द प्रिपरेशन? सो फराज, लाइक मैंने डीएसए, पहली बात तो मैंने डीएसए, मैं पहले भी डीएसए किया करता था। तो मैंने लाइक जीएफजी की एक शीट आती थी कि ये लाइक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो मैंने वो वाला बनाया था शीट पूरा। उसके बाद मुझे लीड कोड के बारे में पता नहीं था पहले, तो लाइक कॉलेज के बाद ही मैंने फिर स्टार्ट करा वो भी करना। तो लीड कोड पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, उसका लीड कोड 75, ब्लाइंड 75, लीड कोड 150, एंड ऐसे करके बहुत सारे शीट्स हैं, वो मैंने कवर अप करा। एंड उसके अलावा लाइक आपके भी गूगल नोट्स वगैरह मैंने फॉलो कर रखा था, आप भी वीडियोस बनाते थे उस टाइम जब मैंने टीसीएस ज्वाइन करा था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन उसके बाद स्ट्राइवर की एक शीट आती है, तो वो भी मैंने कवर अप करा था डीएसए के लिए। तो ये सारी कुछ प्रिपरेशन थी, मतलब मैंने ऐसा रखा था कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स वगैरह सब कुछ कर रखा था मतलब। तो ऐसा था। और सिस्टम डिज़ाइन की बात करूँ तो उसमें भी मैंने लाइक कुछ प्लेलिस्ट फॉलो करी थी। एंड उसके अलावा मैंने एक बुक ग्रॉकिंग सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू वो पढ़ा था। ओके, तो बेसिकली आपने सिस्टम डिज़ाइन किया एंड डीएसए किया, कुछ और प्रोजेक्ट्स आपने रिज्यूमे में इंक्लूड करे क्या?
कुछ सीख करके, हाँ। या फिर जो TCS में काम किया था वही इंक्लूड किया रिज्यूमे में? नहीं, मैंने लाइक प्रोजेक्ट्स भी मैंने करे थे, पर्सनल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, स्टेडेज एंड टास्कीफाई। सो लाइक वो दोनों, स्टेडेज एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, उसको मैंने डिप्लॉयड भी करा था वर्सल पे। तो ये लाइक ये प्रोजेक्ट बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा। एंड उसके बाद टास्कीफाई, तो वो एक टू डू एप्लीकेशन है, तो उसको भी लाइक तो ये प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मैंने ऐड कर रखे थे, क्योंकि मतलब मैं ऐसा लाइक ये एज अ बैकअप मैंने रख कर रखे थे कि हाँ मतलब कुछ टेक्नोलॉजी छूटे ना, तो रिएक्ट वगैरह का भी एक्सपीरियंस मैं दिखा सकूँ अगर मैं इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर होता हूँ तो। ओके, मर्ज टेक के प्रोजेक्ट थी ये? स्टेडीज मर्ज टेक के प्रोजेक्ट थे। स्टेडीज वाज अ मर्ज टेक प्रोजेक्ट, बट वो लाइक टास्कीफाई दैट वाज जावा स्प्रिंग बोट बेस्ड। ओके, कूल। अच्छा, टाइमलाइन बताइए मुझे कि टोटल प्रिपरेशन करने में कितने महीने का टाइम लगा, और किस किस चीज़ को आपने कितना कितना टाइम दिया इन टर्म्स ऑफ मंथ्स? ओके, सो मैं बात करूं, मैंने बहुत बार लाइक जैसा मैंने बताया कि उस टाइम 2023 के अराउंड भी मैंने बहुत प्रिपरेशन कर रखा था। मैंने गोल्डमैन सैक्स का भी इंटरव्यू दिया था उस टाइम। तो 5 राउंड्स थे उसके, जिसमें से 4 मैंने क्लियर कर लिए थे, बट 5th राउंड में मेरा नहीं हो पाया था। तो उस टाइम मैंने भी बहुत सारा डीएसए प्रिपेयर किया था, बट हाँ एक बार मैंने वो छोड़ दिया था। देन लास्ट ईयर जो मैंने स्टार्ट करा 2024 में जुलाई में, तो उससे पहले फिर मतलब मुझे ऐसा था कि सब कुछ शुरू से ही मैंने स्टार्ट करा। तो आप कह सकते हो मतलब लाइक अराउंड मुझे 5 महीने 4 महीने लगे पूरे फिर से प्रिपेयर करने में। तो अराउंड 2 महीने मैंने डीएसए करा, देन अराउंड 1 डेढ़ महीने मैंने सिस्टम डिज़ाइन वगैरह करा। एंड देन जावा स्प्रिंग बूट रिएक्ट जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह, मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे। तो अराउंड 5 मंथ्स मेरे को लग गए थे फिर से प्रिपेयर करने में पूरा। ओके, परफेक्ट। कितने क्वेश्चंस करे थे डीएसए के टोटल आपने? और डीएसए के फराज मैंने मोर देन 500 करे हैं लीड कोड पे केवल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक जीएफजी पे भी मैंने 200 क्वेश्चंस बनाए थे। तो अराउंड 750 ऐसे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे आप, या फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते थे जीएफजी पे? या जीएफजी पे तो मैंने कॉन्टेस्ट नहीं दे रखा है, बट लीड कोड पे मैं देता था कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट मैंने मतलब लाइक मैं इनकन्सिस्टेंट था उस टाइम भी। मैंने कॉन्टेस्ट दे रखा था लाइक 2023 में मैं दिया करता था, बट पिछले लास्ट ईयर से तो फिर मैंने लाइक बस शीट मोस्टली मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व करे। मैं लास्ट 2024 से मैंने कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं दिया। ओके, गुड। एंड थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में बता दो, काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ मीडियम तक हम लोग क्वेश्चंस कर लें, इजी मीडियम तो काम चल जाएगा, हार्ड क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, लाइक हार्ड क्वेश्चंस करने चाहिए लीड कोड के? ये डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छी कंपनीज में ट्राई कर रहे हो लाइक ऊबर या फिर और बेटर कंपनीज, तो हार्ड क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट मोस्टली मैंने ये देखा है कि ऑनलाइन असेसमेंट्स में हार्ड क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा रहता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं। बट अगर आप एक बार इंटरव्यू में आ गए तो मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा इनकाउंटर करे। तो हाँ ऐसा है कि ईजी मीडियम भी सही है, बट 10-20% आपको हार्ड क्वेश्चन भी करके चलने हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी गाइज, जो लोग भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हमने एक डिटेल्ड शीट बनाई हुई है जिसमें सारे पैटर्न्स वाइज क्वेश्चन एग्रीगेट कर दिए कि भाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो 10 डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उनके सारे क्वेश्चंस एक साथ एक्यूमुलेट कर दिए अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो लाइक स्टैक, ग्राफ, क्यू, सबके क्वेश्चन सेग्रीगेटेड पैटर्न वाइज आपको वहाँ पर जाके मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एवरीथिंग इज फ्री टू एक्सेस, आप लोग जाके वहाँ से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मनीष, लगभग आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया होगा, और क्या टीसीएस के टैग की वजह से आपको कुछ डिफिकल्टी आई, रिजेक्शंस आए? डेफिनेटली आए होंगे, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए अपना। हाँ, तो मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई करा। फॉर एज लाइक अगर मैं अकाउंट बताऊँ तो अराउंड लाइक मोर देन 100 कंपनीज़ में मैंने अप्लाई करा है। लाइक वॉट एवर कंपनीज़ दैट टाइम मेरे को लिंक्डइन पे दिख रहे थे, मैंने ऐसे भी एक लिस्ट बना रखी थी कि इन कंपनीज़ में अप्लाई करना है। तो हर जगह मैंने अप्लाई करा उनमें, या तो लिंक्डइन से अप्लाई करा या फिर कैरियर पोर्टल से। एंड बहुत सारी कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। बट ऐसा था कि टीसीएस के वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखा है। कहीं कहीं तो रिक्रूटर ऐसा बोल देते थे कि तुम सर्विस बेस्ड कंपनी से हो तो तुम्हें कोडिंग तो आती ही नहीं होगी। तो ऐसा मतलब लोगों का माइंडसेट ऐसा था कि लाइक ये सर्विस बेस्ड कंपनी से है तो सपोर्ट का काम मिलता होगा मोस्टली। और हाइक भी जैसा मैंने बताया तो वो भी ज़्यादा नहीं था, तो उसकी वजह से भी जो एक्सपेक्टेड सीटीसी थी मेरी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइक डिफ़िकल्टीज़ थी। वो सीटीसी मिल नहीं पा रही थी। लोग कह रहे थे कि हमारा बजट ही इतना है, तो वैसा था। एंड या ओके, ओके। एक तो टीसीएस का टैग एकदम कास्ट सिस्टम जैसा बना रखा है, और ऊपर से रिसेशन का टाइम भी और चल रहा था। अभी भी मतलब लोगों को लगता है कि कंपनीज वगैरह कम हायर कर रही हैं। तो क्या आपको रिसेशन की वजह से भी कुछ ऐसा लगा कि यार बहुत कम कंपनीज है जो हायर कर रही हैं, बहुत चूजी हो रही हैं कंपनीज, कम एप्लीकेशंस आ रही हैं?
हाँ फराज, ये एकदम सही चीज़ है कि मतलब रिसेशन के बाद जैसे 2021 में मार्केट था या 2022 में, उस टाइम मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी थी, हायरिंग बूम पे थी। वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा लोगों को हायर किया जा रहा था, एंड उस टाइम पे जो कॉम्पिटेंसी लेवल थी इंटरव्यूज़ की, वो डेफिनेटली अभी जो कॉम्पिटेंसी लेवल है तो वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बार इंक्रीज़ हो गया वो इंटरव्यूज़ का। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करा है। अभी बहुत ज़्यादा कम कंपनीज़ का हायरिंग हो रही है, एंड लाइक यू हैव टू बी more competent than what you were, like what you would have been expected to be at 2021 or 2022. बिल्कुल मनीष, आई एग्री विथ यू 100%। बाकी एक और चीज़ भी आती है लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी में 90 डेज़ का नोटिस पीरियड, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी भी थी। तो ये कैसे टैकल किया आपने? क्योंकि काफ़ी सारे रिक्रूटर्स को एकदम से बंदा चाहिए होता है कि वो हायर करे और काम करना स्टार्ट करो आप विद इन 1 मंथ, 30 डेज़ के लिए फिर भी एग्री कर जाते हैं। तो हाउ डिड यू टैकल विद दिस? या डेफिनेटली फराज, दिस थिंग आई थिंक कि मतलब ये पूरा कम्प्लीटली बैन हो जाना चाहिए 90 डेज नोटिस पीरियड पूरे इंडस्ट्री से, बिकॉज ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। अगर आप कहीं एक सर्विस बेस्ड कंपनी से कहीं आप ट्राई कर रहे हो कहीं अप्लाई करने का, तो बिकॉज आपको कहीं से भी ऑफर नहीं आएंगे। मोस्टली रिक्रूटर्स कॉल कट कर देते हैं ये सुन के कि आपका 90 डेज नोटिस पीरियड है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत बार हुई है कि अच्छे अच्छे कंपनीज़ में मेरे को इंटरव्यू का चांस नहीं मिला बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न। तो ये चीज़ टैकल करने के लिए मैंने जब मैंने मैं लास्ट ईयर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने आपके भी पॉडकास्ट सुने थे कुछ, एंड कुछ वीडियोस देखे थे कि आपने जिनका इंटरव्यू लिया था, कुछ लोग सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में जा रहे थे, एंड उनकी भी 90 डेज नोटिस पीरियड थी। तो मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ लोग बिना ऑफर्स के रिज़ाइन कर दे रहे थे, एंड लास्ट में उनको मिल जा रहा था लास्ट 1 मंथ में। तो बेसिकली मेरा भी प्लान यही था कि अगर मतलब अगर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद मुझे ऑफ़र नहीं मिलता है, देन मैं भी यही करने वाला हूँ। मैं भी बिना ऑफ़र के रिज़ाइन कर दूंगा, एंड लास्ट मंथ में मैं ट्राई करूँगा। बट थैंकफुली कि मुझे एक ऑफ़र मिल गया बैकअप सर्विस बेस्ड का, तो देन आई रिज़ाइंड इट। अच्छा अच्छा, आपने एक ऑफर निकाल लिया सर्विस कंपनी का जो कि आपके बैकअप की तरह हो गया, देन यू पुट द पेपर्स राइट। कौन सी कंपनी थी जो आपने निकाली थी? हाँ, मैंने TCS के थ्रू मैंने अप्लाई करा था, तो कहीं भी तो होता नहीं, तो एक्सेंचर वाज दैट कंपनी कि उसने मुझे 90 डेज नोटिस पीरियड के लिए एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन आई पुट डाउन माय पेपर्स हियर इन TCS। अच्छा, उन्होंने कितना ऑफर किया था आपको? इट वाज अराउंड 11.75 आई गेस, 11.7। अच्छा, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है यार कि पहले एक सर्विस बेस्ड कंपनी से सर्विस बेस्ड कंपनी ही निकाल लो दूसरी, थोड़ा सा एक हायर पैकेज पे, फिर यहाँ पर पेपर डाल दो, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। लाइक हालांकि बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट में बताया है, आपने भी ये चीज़ करी कि भाई आपने कंपनी रिज़ाइन करी, उसके बाद फिर 90 दिन का टाइम है जिसमें आपको दूसरी कंपनी में जाना है। तो ये थोड़ा रिस्की होता है, ऐसा मेरा मानना है। या तो आपकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड हो चुकी हो कि भाई प्रिपरेशन मेरी बिल्कुल सॉलिड है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ, मुझे अब ये 90 डेज़ में सिर्फ जॉब हंट करनी है, तब फिर भी ठीक है ये। लेकिन आपने प्रिपरेशन भी नहीं करी हुई है, फिर आप सीधा जंप कर जा रहे हो कि मैं पेपर डाल देता हूँ, 90 दिन में प्रिपेयर भी कर लूँगा, मेरे को ऑफिस का स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ मत करना। वो 90 दिन ऐसे ख़त्म हो जाएंगे आपके एकदम से, आप कितना ही प्रिपेयर कर पाओगे, कितना जॉब हंट कर पाओगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ में केयरफुल रहो। और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी मनीष ने बताई है कि आप एक और सर्विस बेस्ड कंपनी निकाल लो, वो आपके बैकअप की तरह काम करेगी कि ठीक है, अगर 90 दिन में कहीं और नहीं हुआ तो इसमें चले जाएंगे, तो टेंशन नहीं रहेगी आपके पास। ये सही बात है फराज, ये बैकअप लेना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप अपने आप को एक बैकअप दे देते हो, तो आप मतलब कितना भी ऊपर उसके बाद आप छलांग लगाओ, आपके गिरने के लिए वो रहेगी एक सीढ़ी। तो ऐसा है। मनीष, जो भी आपने रिसोर्सेज वगैरह जो फॉलो करे थे, आपने जो लिस्ट वगैरह बनाई थी कंपनीज़ की, क्या वो हमें आप शेयर कर सकते हैं? बिकॉज हमारी ऑडियंस को उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। डेफिनेटली फराज, मैं अपने रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ करे थे, जो शीट्स एंड वट एवर आई हैव क्रिएटेड फॉर अप्लाइंग इन द कंपनीज, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। ठीक है मनीष, थैंक यू सो मच। तो अब आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि किस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, कहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड रखना है सो दैट सर्च रिजल्ट में आपकी प्रोफाइल टॉप पे आए। तो अपनी अप्लाई करने की स्ट्रेटजी हमें बताइए। तो या फराज, ये अब बात आपने बहुत सही बोली है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। जैसे मुझे भी शुरू में आइडिया नहीं था कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, एंड तो ये बहुत मतलब मैंने बहुत सारे पोर्टल्स यूज़ करे हैं अप्लाई करने के लिए। पहली बात तो मैंने एक फ़िक्स टाइम बना लिया था कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे अप्लाई करना है, एंड जितने कंपनीज़ में हो सके, जैसे हो सके, बस अप्लाई करते रहो, एंड उसके बाद फिर अपना प्रिपरेशन करो। तो मैंने 1 घंटा चूज़ करा था, एंड उसमें मैंने लिंक्डइन, नौकरी एंड रेफरल्स भी मैंने कहीं कहीं कंपनीज़ में लिए थे, एंड उसके अलावा मैंने कैरियर पोर्टल पे भी जाके मैं इंडिविजुअली हर जगह अपना रिज्यूमे डालता था।
विथ अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक रिज्यूमे हर जॉब प्रोफाइल में डाल दो, आपको जॉब प्रोफाइल में जो रिक्वायरमेंट्स है जो टेक स्किल्स की, उस हिसाब से आपको अपना रिज्यूमे क्रिएट करके आपको डालना होगा। बट ये भी नहीं है कि आप कोई भी टेक स्किल्स डाल दो, अगर आपको उसका नॉलेज है देन आप अप्लाई करो। ओके, आउट ऑफ ऑल द पोर्टल सबसे ज़्यादा यूजफुल पोर्टल कौन सा रहा आपके लिए? मेरे लिए फराज लाइक इट वाज लिंक्डइन। सो क्योंकि मैंने जिस कंपनी का एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मैं इसका इंटरव्यूज़ दे पाऊंगा या मेरे को इसका ऑफ़र आ सकता है, तो उन कंपनीज के रिक्रूटर्स ने मुझे रीच आउट करा था थ्रू लिंक्डइन। तो अगर आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल पूरा अपडेटेड रखते हो एंड उसके लाइक अपने बारे में लाइक मेंशन करते हो कि ये आपका वर्क एक्सपीरियंस ये है वो, एंड डिटेल समरी रखते हो, तो फिर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं एंड ओपन टू वर्क टैग लगा सकते हो आप। ओके, वो जो आपने बताया कि 1 घंटे का टाइम होता था, वो कौन सा टाइम था? सुबह का टाइम था, शाम का टाइम था जब अप्लाई करते थे आप? हाँ, ये मोस्टली सुबह का टाइम ही था, वो लाइक 9:30 to 10:30, कभी कभी 11 भी चला जाता था, एंड लाइक अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड अकॉर्डिंग टू माई ब्रेकफास्ट टाइमिंग। सो लाइक वो बेसिकली उस टाइम के बीच में था। तो वो 1 घंटा कोई भी लाइक 9 से 10 के बीच में या 10 से 11 के बीच में, लाइक आई यूज्ड टू अप्लाई इन ऑल द पोर्टल्स। ओके, काफ़ी लोग कहते हैं कि इस टाइम पे रिक्रूटर्स थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अगर आप उनको ईमेल्स करेंगे, रीच आउट करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके रिज्यूमे पे एटलीस्ट उनकी नज़र पड़ेगी। बिकॉज मनीष, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी कंपनी है LearnYard, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, राइट। मैंने एक एप्लीकेशन निकाली थी कि मुझे एक इंटर्न हायर करना है। छोटा सा बजट था हमारा, लाइक 5 to 7,000 में वी वर हायरिंग एन इंटर्न फॉर अ लिटिल डेवलपमेंट टास्क। उसको दिन के कुछ घंटे ही देने थे। तो उस एप्लीकेशन पे लाइक विद इन 1 डे मेरे 1600 के आसपास रिस्पॉन्सेज आए थे। 1600 कैंडिडेट्स ने अपना रिज्यूमे वहाँ पर डाल दिया था विद इन 1 डे। उसके बाद मैंने बंद कर दी एप्लीकेशन। अगर 3-4 दिन तक खुली रहती तो कम से कम 5-6 हज़ार लोग वहाँ पर आ जाते। तो गूगल जैसी कंपनी है अगर ओपनिंग निकालती है, या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ओपनिंग निकालती है, तो भाई साहब इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं ना उनके पास, लाखों में एप्लीकेशंस पहुँच जाते हैं 2-3 जॉब रोल के लिए। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है मार्केट में। यू नीड टू मेक श्योर कि आप सही तरीके से अपना रिज्यूमे बना रहे हो, उसमें सारे पॉइंटर्स अच्छे से इंक्लूड कर रहे हो ताकि ATS में पहले तो वो पास हो। दूसरा, आप राइट टाइम पे रिक्रूटर्स को रीच आउट कर रहे हो, राइट टाइम पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड रिगरसली अप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई मैंने बस 5 के लिए अप्लाई किया, 5 से रिस्पॉन्स नहीं आया फिर बैठ गए। यू नीड टू कीप अप्लाइंग। आप ही बता रहे थे शायद आपने 100 के आसपास कंपनीज में अप्लाई किया, राइट? हाँ फराज, हाँ। ठीक है, इसमें से लगभग कितनी कितनी कंपनीज का आपके पास इंटरव्यू आया था इवेंचुअली आउट ऑफ दिस 100 कंपनीज? एंड किस किस कंपनी का इंटरव्यू दिया है आपने? मतलब लाइक मैं कहूँ तो मैंने लाइक जो 100 कंपनीज थे, तो उसमें से 100 से ज़्यादा कंपनीज ही होंगे, तो उसमें से मैंने 15-20 उनका कॉल बैक आया था एंड मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो लाइक मैंने अनअकैडमी में इंटरव्यू दिया है, पेपाल में इंटरव्यू दिया, बॉटम लाइन में इंटरव्यू दिया, एनालेक्ट में इंटरव्यू दिया है, जॉब स्मार्ट में इंटरव्यू दिया। तो बहुत सारी कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यू दे रखा है। बट हाँ, ऐसा है कि ये आपने बहुत सही बोला कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन अप्लाई करके बैठ जाओ, आपको रिगरसली अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी वो रोल ऑलरेडी फिल हो जाता है एंड आपको मतलब लाइक आपको जितनी ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई करोगे तो उतना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ेगा। तो मनीष, जितनी भी आपने इंटरव्यूज दी उसमें से आपने कौन सी कंपनीज क्रैक करी फाइनली? एक तो एक्सेंचर आपने क्रैक करी थी, एक पेपैल जिसमें आप हैं ऑलरेडी, इसके अलावा भी कुछ और क्रैक किया था आपने? हाँ फराज, तो मैंने लाइक अराउंड 6 कंपनीज क्रैक करा था। तो उसमें से एक्सेंचर था एंड एक और सर्विस बेस्ड कंपनी थी। उसके अलावा 2 स्टार्टअप्स थे, एक एनालेक्ट था एंड उसके अलावा एक जॉब स्मार्ट भी मैंने क्रैक करा था, एंड देन बॉटम लाइन एंड देन फाइनली पेपल। इनके आपको ऑफर्स याद है क्या? हाँ, लाइक CTC की बात कर रहे हो आप? यस यस। हाँ, तो CTC लाइक सबका रेंज अराउंड लाइक 12, 13, 14 ऐसा ही था। लाइक 14, 15, मैक्स 14 ही जा रहा था वैसा। तो मतलब लाइक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आपका प्रीवियस CTC बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। अगर आपको काउंटर ऑफर भी लेना है, बट दे डू नॉट हैव द बजट टू गिव यू दैट मच। तो मतलब लाइक 13, 14 पे ऐसा लाइक एकदम नेगोशिएशन चलता है। गॉट इट गॉट इट। पेपल्स में कैसे नेगोशिएट किया आपने? पेपल में तो काफ़ी अच्छा ऑफर मिला है आपको, तो यहाँ पर आपने कैसे टैकल किया ये? तो यहाँ मेरे जो मैंने आपको बताया बॉटम लाइन जो मैंने कंपनी क्रैक करी थी, तो उसमें मैंने पहले ही काउंटर कर रखा था ये सारे ऑफर्स। तो बॉटम लाइन में एक अच्छा मतलब मेरे को मिल गया था CTC टोटल फिक्स्ड। तो जब मैंने पेपाल ज्वाइन करा तब मैंने ये बॉटम लाइन के बारे में बताया रिक्रूटर को, एंड देन शी ऑफर्ड मी लाइक दे ऑल्सो लाइक ऑफर्ड मी दैट मच, अराउंड दैट मच इन द रेंज, बट उसके अलावा स्टॉक्स थे एंड बोनस का, तो दिस मच CPC वाज ओके। देयर।
गॉट इट, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर आप ज़्यादा कंपनीज क्रैक कर लेते हैं, आपके पास नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। किसी न किसी कंपनी से तो आप बोल ही देंगे कि भाई मेरे को इतना चाहिए, एंड देन दूसरी कंपनी से आप उसके बेसिस पे नेगोशिएट कर सकते हैं, राइट? ये चीज़ बहुत राइट है फराज, आपके जितना ज़्यादा आपके पास ऑफर्स होंगे उतना ज़्यादा आपका पावर बढ़ेगा कि आप नेगोशिएट कर सकते हो एचआर के साथ। अदरवाइज अगर आपके पास 7 LP का ऑफर है देन यू कैंट गो लाइक 13-14 मैक्स, उससे ज़्यादा तो कोई देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। करेक्ट। ठीक है मनीष, रिज्यूमे के बारे में थोड़ा बताइए। रिज्यूमे किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि आपने भी कई बार रिज्यूमे बनाया होगा, पहले रिजेक्ट हो रहा होगा शायद, फिर सेलेक्ट होना स्टार्ट हुआ होगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंट है? तो फराज रिज्यूमे के बारे में मैं आपको बताऊं, रिज्यूमे में मैंने मतलब बहुत बार चेंजेस करा रिज्यूमे में। एंड ऐसा नहीं है कि अभी भी मैंने जो रिज्यूमे अभी बना रखा है उसको मैं हर जगह डालता हूँ, तो हर जॉब प्रोफाइल के साथ आपको रिज्यूमे बदलना पड़ेगा। एंड रिज्यूमे का मतलब मेन आपका होना चाहिए कि ATS स्कोर कंपनीज़ के पास होती हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, तो वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा अगर आपको अपना रिज्यूमे पास करवाना है रिज्यूमे स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, कोई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर। मेरे पास खुद का एक रिज्यूमे टेम्पलेट है तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ वो, तो ऑडियंस लाइक देख सकती है उनको। एंड उसके अलावा लाइक यू हैव टू यूज़ द गूगल का भी एक फॉर्मेट है XYZ फॉर्मेट, तो वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। एंड टेक स्किल्स आपको अच्छे से मेंशन करनी है, एंड आपके क्या कोडिंग अचीवमेंट्स हैं ये सब आप मेंशन कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपको अपनी कंपनी में जो काम करा है वो सब आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। मनीष, जब रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें जब आप प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख रहे हो, जॉब के बारे में लिख रहे हो, तो एक सर्टेन तरीका होता है लिखने का, राइट? ताकि वो रीडेबल भी हो, उससे ATS फ्रेंडली भी हो। तो आपने किस तरीके से अपना जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी प्रीवियस जॉब का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट्स के बारे में कैसे लिखा है आपने? मैंने वही तरीका इस्तेमाल किया है फराज, जो गूगल मतलब XYZ फॉर्मेट होता है कि यू हैव अकॉम्प्लिश दिस बाय डूइंग दिस एंड विच इज़ मेजर्ड बाय दिस। तो ऐसा XYZ आप X अकॉम्प्लिश करते हो Z को करने से, एंड वो Y में मेजर होता है। तो उस टाइप का आपको फॉर्मेट यूज़ करना है अपने रिज्यूमे में, तो ताकि वो रिज्यूमे मतलब लाइक इजीली रीडेबल हो। अब रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम तो नहीं है कि आपका रिज्यूमे पूरा पढ़ते रहें मतलब डिटेल में, तो एक शॉर्ट लिखो डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट्स में लिखो, बट हाँ ऐसा है कि वो इफ़ेक्टिव हो पढ़ने के लिए। राइट। जिसको नहीं पता, ये गूगल का जो फॉर्मेट है XYZ, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि भाई आपको किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट्स के बारे में कैसे लिखना है, इम्पैक्ट लिखना है आपको, कौन सा टेक स्टैक यूज़ करके आपने वो प्रोजेक्ट बनाया है, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही एक सिंपल से सेंटेंस में मेंशन करनी होती हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, बाद में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बाकी आप मनीष का जो रिज्यूमे है एंड जो भी सारे रिसोर्सेज मनीष ने शेयर किए हैं उनको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं टेलीग्राम पे भी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। आप में से जो भी टेलीग्राम पे है वो एक्सेस कर सकता है, जो नहीं है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। यू कैन गो एंड एक्सेस ऑल दीज रिसोर्सेज। ठीक है, आप लोग अच्छे से अपना रेज्यूमे बनाओ, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। मनीष, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, पेपैल पे थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले तो आपको पेपैल की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, आपने कैसे अप्लाई किया इस पे, वो बताइए। हाँ फराज, तो लाइक मैं जब लास्ट मंथ मेरा नोटिस पीरियड का बचा था, तो उससे पहले मतलब मैं नोटिस पीरियड के लास्ट 1-2 महीने में मैं बहुत जगह अप्लाई कर रहा था। जो जैसे मैंने आपको बताया कि इस 1 घंटे में मतलब जो मॉर्निंग का टाइम था उसमें मैं अप्लाई बहुत ज़्यादा करता था। तो मैंने पेपाल के लिए भी HD2 अप्लाई करा था, विच वॉज ओपनिंग इन द पोर्टल। सो मैंने वो पोर्टल पे जाके अप्लाई करा, एंड देन रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया वाया ईमेल। तो उनका मेल आया था मेरे को विद द ऑनलाइन असेसमेंट लिंक, एंड देन लाइक उसको जब मैंने क्लियर किया था देन फर्दर राउंड्स हुए थे। तो इट वाज थ्रू द कैरियर पोर्टल। ओके, विदाउट एनी रेफरल, विदाउट एनीथिंग, डायरेक्टली करियर पोर्टल, राइट? हाँ या विदाउट एनी रेफरल्स, यस, एंड विदाउट Perfect. एनी लिंक्डइन पे मुझे और कंपनीज के ऑफर आए थे, बट पेपाल का मेरे को लाइक मैंने अप्लाई करा था वहाँ पे जाके। ठीक है, आपने एज एन SD2 ज्वाइन किया है, तो मुझे पूरा डिटेल में बताइए कि कितने राउंड्स हुए, इंक्लूडिंग दिस ऑनलाइन राउंड। जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, एंड अपार्ट फ्रॉम DSA व्हाट ऑल थिंग्स वर देयर इन इंटरव्यूज? हम्म। तो इसमें फराज लाइक फर्स्ट राउंड तो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आया था। तो ऑनलाइन असेसमेंट में लाइक देवर 3 क्वेश्चंस, एंड विच उसमें से एक वाज लाइक पहला क्वेश्चन था जावा एप्लीकेशन, विच वाज लाइक जावा API बनाना है स्प्रिंग बूट एंड जावा यूज़ करके। तो वो क्वेश्चन था, एंड उसके अलावा 2 और DSA क्वेश्चंस थे। तो DSA क्वेश्चंस वाज लाइक वन वाज फ्रॉम हीप एंड अदर वाज वन ऑफ बाइनरी सर्च। तो इट वाज लाइक अराउंड मीडियम लेवल, मैं हार्ड तो नहीं कहूँगा, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे हीप एंड बाइनरी सर्च का। एंड उसके अलावा एक जावा API कॉल करानी थी स्प्रिंग बूट का यूज़ करके। तो ये ऑनलाइन असेसमेंट की बात हो गई। इसके अलावा ये पहला राउंड मतलब ये पहला टेस्ट, देन इसके बाद जो पहला राउंड था वो DSA का था। तो इंटरव्यूअर ने लिया था मुझसे, एंड 2 राउंड्स थे मेरे एक दिन पे ही।
पहला DSA राउंड एंड दूसरा HLD राउंड। तो वो दोनों बैक टू बैक हुए थे आधे घंटे के इंटरवल्स के। तो फर्स्ट राउंड वाज लाइक दैट वाज DSA राउंड, जहाँ पे मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एरे का एंड एक हीप का। तो ये भी मतलब दोनों मीडियम लेवल के थे, एक ईजी एक मीडियम था एंड लीड कोड मीडियम। तो ये DSA राउंड की बात हो गई। इसके अलावा फिर HLD राउंड हुआ। देन वहाँ पे मुझसे हाई लेवल डिज़ाइन पूछा गया एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन का। तो ये मैंने लाइक मुझसे सब कुछ पूछा गया, API लोड बैलेंसिंग, API गेटवे, कैशिंग, लेटेंसी, एवरीथिंग एंड पूरा आर्किटेक्चर। तो मैंने लाइक मैंने एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम एज एन एग्जांपल लेके मैंने रिक्रूटर को बताया। एंड इसके बाद 2 और राउंड्स हुए लास्ट। तो थर्ड राउंड वाज लाइक LLD विच वाज अ लो लेवल डिज़ाइन राउंड एंड फोर्थ वन वाज टेक्नो मैनेजरियल राउंड। सो लास्ट थर्ड राउंड विच वाज LLD, वहाँ पे मुझसे एक पार्किंग लॉट डिज़ाइन करने का लाइक क्वेश्चन था। एंड फोर्थ राउंड में बेसिकली आपको आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करनी होती है प्रोजेक्ट की एंड कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है मनीष, तो आपने बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया। अच्छा, फाइनली जब आपने TCS से पेपैल क्रैक किया और इतना अच्छा आपको ऑफर मिला, तो हाउ डिड यू फील? Yeah, Farah. So like I holded my emotions at that time जब मेरे को ऑफर मिला। बट हाँ, ये चीज़ एक तरीके से ये था कि मतलब लाइक इसके लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन करा था एंड बहुत मेहनत करी थी। तो इट वाज लाइक वर्थ इट इन द एंड। तो उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं करा, बट हाँ मैंने अपने घर में मम्मी पापा को बताया एंड देन लाइक मेरा खुद का भी था कि मेरे को कुछ करना है। तो इस टाइप का मतलब मैंने बहुत प्रिपरेशन करा, बाद बीच बीच में छूट भी गया था तो फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ा। तो इसकी वजह से मैं स्टक था। तो जब ये मतलब मेरे को फाइनली ऑफर आ गया तो मैं 3-4 दिन के बाद मैं मतलब एक जगह गया एंड आई क्राइड एंड शाउटेड एंड लाइक डिड वॉट एवर। सो इट वॉज लाइक द सेलिब्रेशन शुड बी देयर, सो बिकॉज आई ग्रैंडेड अ लॉट फॉर दिस। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट यार, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। एंड आई होप जो भी मेहनत कर रहे हैं आपकी तरह ही अपना टाइम निकाल के जॉब के साथ साथ या फिर एक Tier 3 कॉलेज में होने के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को इस तरीके से ऑफर्स मिले एंड उन सभी के लाइफ में इस तरीके की खुशियाँ आएँ। या डेफिनेटली, आई विश द सेम। ठीक है मनीष, तो अब आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि मार्केट का सिनेरियो क्या आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि आपने एक ऐसे टाइम पे अप्लाई करना स्टार्ट किया जब मार्केट में जॉब्स काफ़ी कम थे। एंड क्या AI की वजह से कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है आपको मार्केट में? और डेफिनेटली फराज, AI का इम्पैक्ट तो है और आगे आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। एंड लाइक अभी करेंटली मैं बात करूँ तो अभी भी हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के ले ऑफ्स हो रहे हैं, वॉलमार्ट में ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो ऐसा ले ऑफ्स वगैरह भी हो के तो न्यूज़ सुन रहा हूँ मैं। तो ऐसा है कि मतलब अभी भी मार्केट उस लेवल का इम्प्रूव नहीं हुआ, बट डेफिनेटली अगर लाइक इट हैज़ द चांसेस टू इम्प्रूव। बट ऐसा नहीं है कि AI विल इम्पैक्ट इट टोटली। अगर आपके पास स्किल्स हैं एंड अगर आप हार्ड वर्किंग हो, देन यू कैन सर्वाइव, लाइक यू कैन एक्सेल इन एनी सिचुएशन। राइट, मनीष मैंने अभी ना एक गूगल के AI इंजीनियर के साथ भी पॉडकास्ट करी थी एंड उनसे भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको लगता है AI इंजीनियर्स को रिप्लेस कर रहा है? तो देखो, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन इम्पैक्ट का रीज़न क्या है वो जानना थोड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर माइक्रोसॉफ्ट के ले ऑफ्स हुए हैं या फिर किसी भी बड़ी कंपनी के ले ऑफ्स हुए हैं, वी नीड टू नो कि क्या रीज़न था। क्या AI इसका रीज़न था और क्या AI ने इंजीनियर्स को रिप्लेस किया? तो माइक्रोसॉफ्ट के केस में जो भी प्रोडक्ट्स शट डाउन हुए एंड वो टीम्स ले ऑफ करी गई, राइट, जिन प्रोडक्ट्स का अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है या फिर उनका फ्यूचर नहीं है प्रोडक्ट्स का। नाउ इट कैन हैपन कि AI के आने की वजह से वो उन प्रोडक्ट्स का रिलेवेंस खत्म हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट का फोकस या XYZ कंपनी का फोकस AI पे शिफ्ट हो गया। दैट इज़ वाई दे आर डी प्रायोरिटाइजिंग दोज प्रोडक्ट्स एंड उसकी वजह से इंजीनियर्स फायर हो गए। लेकिन दिस इज़ वे डिफरेंट देन सेइंग दैट कि AI आया और वो कोड करने लग गया और उसकी वजह से इंजीनियर्स फायर हो गए। दोनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा अलग है। तो मैंने यही चीज़ डिस्कस करी थी AI इंजीनियर से जो मेरी पॉडकास्ट में आए थे एंड उन्होंने भी सेम चीज़ बताई कि आपको एज एन इंजीनियर ज़्यादा थ्रेट AI से रिप्लेस होने का नहीं है, लेकिन आपको उस बंदे से थ्रेट है जो बंदा AI का यूज़ करने लग गया है अपने प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कोड करने के लिए। एक PM है, टेस्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो AI का यूज़ करने लग गया है, अपने आप को एफिशिएंट बना लिया उसने। नाउ दैट इज़ अ थ्रेट फॉर यू। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ठीक है, इफ़ यू आर द मास्टर, तो आप इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं हो सकते हैं अनटिल अनलेस कि भाई वो पूरी ही चीज़ ऐसी हो ऑटोमेट हो जाए। फिलहाल कोडिंग के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अपने लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ में AI का यूज़ करना पड़ेगा टू बिकम मोर एंड मोर एफिशिएंट। ऑलराइट मनीष, तो बहुत अच्छी पॉडकास्ट थी, लेकिन जाते जाते एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ एडवाइस उन लोगों के लिए जो आपकी तरह ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक Tier 3 कॉलेज से कोई अच्छी कंपनी क्रैक करना चाहते हैं या फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हैं एंड दे वांट टू स्विच टू अ गुड कंपनी आपकी ही तरह, तो कुछ उनके लिए टिप्स वगैरह?
हाँ फराज, तो लाइक टिप्स यही रहेगा कि अगर वेर एवर यू आर, आप चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी में हो या फिर आप एक Tier 3 कॉलेज में हो, तो डोंट लेट योर प्रेजेंट सिचुएशन डिफाइन व्हाट यू आर। कि अगर आप कहीं भी हो, यू कैन गो एट अ बेटर लेवल। अगर आप में वो कैपेबिलिटी तो होगी, बस आपको बिलीव चाहिए कि हाँ आई कैन डू इट। तो अगर आप ये मान लेते हो, देन यू हैव जस्ट टू बी कंसिस्टेंट एंड यू डोंट हैव टू गिव अप। बट इतना कर लो एंड देन जस्ट कीप डूइंग इट। एंड आप फेल हो गए, ये ऐसा नहीं कि फेल नहीं हो गए, बट कभी ना कभी आपको जाके सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। दैट इज डेफिनेट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मनीष फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। आई होप जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको पॉडकास्ट थोड़ी भी पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सारे रिसोर्सेज के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मनीष से कनेक्ट करना है तो उनकी प्रोफाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू हिम, देन वी कैन ऑल्सो प्लान सम सेशंस विद मनीष। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।